हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन है। 1D मोशन में हम लोग सारे सिलेबस पढ़ने के बाद मेडिकल क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन कर चुके हैं, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन कर चुके हैं। अब एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक डिस्कशन में आप देख रहे हैं कि हम सेलेक्टेड न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल को करते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डाउट होने का चांसेस होता है। अब 1 से हमने स्टार्ट जरूर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉल्यूशन 1, 2, 3, 4 हमेशा रेगुलर वे में ही करें। ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा जो हमारे पास डाउट पहुंचते रहता है, हम वैसे क्वेश्चन को ही उठाएंगे और उम्मीद है कि अगर आप भी आज से पहले का क्लास अगर सिंसियरली पढ़े होंगे तो मेरे डिस्कशन के बाद टोटल एनसीईआरटी आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इस उम्मीद के साथ एनसीईआरटी का 1D मोशन का स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज का स्टडी कीजिए। ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है ही नहीं। आप इसके सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को एक लाइन में लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके सॉल्यूशन से पहले एक लाइन हम लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बोर्ड पर इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे नहीं, आप स्थिर से कंसंट्रेट होकर आप सुनते चलिए, आपको सारा इसमें समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिजिक्स का कोई सिचुएशन जब आप कंसीडर करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंसेस डिस्क्राइब्ड होता है, उस डिस्क्राइब्ड डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में किसी ऑब्जेक्ट का साइज अगर नेग्लिजिबल हो, वेरी स्मॉल हो, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक मंजिले मकान के छत पर खड़े हैं और नीचे आपका कोई दोस्त खड़ा है। उस छत से आप अपने दोस्त को देखते हैं तो उस दोस्त का जो साइज है वह पॉइंट लाइक आपको नहीं दिखता है। जैसा हाइट होता है लगभग उसी हाइट का वो दिखता है। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा? एक मंजिले मकान के छत से आप देख रहे हैं। एक मंजिले मकान का छत का मतलब हमने मान करके चला है एवरेज 10 फीट ग्राउंड से हाइट पर होगा और 5 to 6 फीट एक मैन का हाइट हम मानते हैं। तो 5 to 6 फीट हाइट और जो छत का हाइट है उसको आप कंपेयर करें तो यहाँ पर मैन का हाइट नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए वो मैन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि आप जिस छत पर खड़े हैं, मान लो वह पहले मंजिल का छत नहीं है बल्कि 100वें मंजिल का छत है। 100वें मंजिल का छत है मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। 10 into 10 एवरेज रखें तो 100 into 10 1000 फीट के हाइट पर आप खड़े हैं। वहां से जब किसी दोस्त को आप देखेंगे, डाउन डायरेक्शन में आप अपने हेड को अगर ऐसे करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त जो है या कोई नीचे खड़ा मैन जो है बहुत छोटा साइज का है। वो मुश्किल से आपको आधे 1 फीट का दिखेगा। मतलब 1000 फीट के कंपैरिजन में वही 5 to 6 फीट का मैन का साइज छोटा होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से आप सोचें, आप जब एरोप्लेन में होते हैं और एरोप्लेन से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी बिल्डिंग को आप देखते हैं तो वह बिल्डिंग जो है वह माचिस का डब्बा की तरह आपको दिखता है, छोटे छोटे डब्बा की तरह दिखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस हाइट के कंपैरिजन में वो बिल्डिंग का हाइट नेग्लिजिबल है और वह बिल्डिंग
जो 10-20 मंजिलें ऊंचाई वाला भी होगा वह पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट समझाया। अब रेल की बात कीजिए, ट्रेन की बात कीजिए। 2 स्टेशन के बीच अगर ट्रेन की हम बात करें, 2 स्टेशन के बीच अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन का लेंथ और 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस के बारे में हम सोचिए। 2 स्टेशन अगर मान लो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही बना दिया जाए, तो ट्रेन जब एक स्टेशन से खुलेगी और दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी तो उसके बीच में ट्रेन का लेंथ अगर खुद हम मान लें आधे किलोमीटर का है और 1 किलोमीटर पर 2 स्टेशन आपने बना रखा है, तो वह ट्रेन उन दोनों स्टेशन के कंपैरिजन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हम बहुत ज्यादा रखें, लाइक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और एक ट्रेन का लेंथ अगर ½ किलोमीटर लें, तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस से जब आप ट्रेन को देखेंगे वह ट्रेन बहुत छोटे साइज का दिखता है, मतलब उस ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अब सारा आंसर आप कर डालिए, इतने से ज्यादा कोई कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा कंडीशन में कंसीडर करेंगे और कौन सा कंडीशन में कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर 1, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस। 2 स्टेशंस के बीच बिना जर्क का अगर रेलवे का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा या नहीं। सबसे पहली बात, विदाउट यर्क का मतलब क्या होता है। ट्रेन अगर विदाउट यर्क 2 स्टेशंस के बीच चल रहा है, इट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज वेरी लार्ज। आप जैसे देखिए, एक स्टेशन से ड्राइवर अगर ट्रेन को स्टार्ट करता है और दूसरा स्टेशन नजदीक में होगा, तो स्टार्ट करने के बाद एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है, पता चलेगा स्पीड अप किया नहीं कि तुरंत ब्रेक लगाकर फिर स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा दूसरे पर रोकने के लिए। तो वैसे केस में कह ही नहीं सकते हैं कि वो विदाउट यर्क चल रहा है, क्योंकि यर्क का सेंस क्या है। यर्क का सेंस क्या है, मिनिमम यर्क, कम से कम यर्क का मतलब होता है कि जब डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो ब्रेक लगाने का जरूरत हमको कम पड़ेगा, और 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तभी ऐसा संभव है। तो यहाँ विदाउट यर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस का मतलब है कि 2 स्टेशंस का डिस्टेंस वेरी लार्ज है, तो वैसे केस में ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसका मतलब आपको समझ गए, विदाउट यर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस का मतलब डिस्टेंस वेरी लार्ज, डिस्टेंस लार्ज हो गया। डिस्टेंस लार्ज हो गया मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बी नंबर पे पढ़िए, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली। मान लो कि मैन साइकिलिंग चला रहा है और उसके हेड पर मंकी बैठा हुआ है ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक अगर कम रेडियस का होगा तो डिस्टेंस कवर्ड कम होगा, तो सर्कुलर ट्रैक कम रेडियस का होगा। यहां पर एक टर्म लिखा है, उसको माइंड कीजिए, स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ये मैन साइकिलिंग स्मूथली कब करता है, आप सर्कुलर ट्रेन, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर टर्न या सर्कुलर ट्रैक पर आप स्मूथली तब चलते हैं जब ट्रैक का साइज ज्यादा बड़ा होता है। तो ये केस में भी हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि स्मूथली का मतलब हो गया, साइकिलिंग स्मूथली का मतलब हो गया कि ट्रैक का रेडियस ज्यादा है और ट्रैक
का जो सरकमफ्रेंस होगा वह भी ज़्यादा हो गया, वेरी लार्ज हो गया। तो वेरी लार्ज होने की वजह से इसमें मैन के टॉप पर मंकी जो बैठा है वह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन सी नंबर देखिए क्या लिखा है, A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। अब मान लो कि कोई क्रिकेट का बॉल है, वह ग्राउंड को हिट किया और हिट करने के बाद टर्न करता है। तो ग्राउंड को हिट करने के बाद जब टर्न लेता है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता है। वैसे केस में बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। शार्पली जब टर्न लेगा तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस कवर करता है वो काफी कम करता है। वो डिस्टेंस क्रिकेट का बॉल ज्यादा से ज्यादा तभी कवर करता है जब तक कि वो ग्राउंड पर स्ट्राइक नहीं लेता। और ग्राउंड पर स्ट्राइक लेने के बाद वह डिस्टेंस ज्यादा कवर नहीं करता है। वो भी लिखा है स्पिनिंग बॉल, राइट। स्पिनिंग बॉल का सेंस आप समझ, स्पिनिंग बॉल का जो सेंस आप समझ रहे हैं उसके हिसाब से जब ग्राउंड पर स्ट्राइक लेगा और उसके बाद जो डिस्टेंस मूव करेगा वो स्मॉल हो जाएगा। इसलिए सी पार्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ए और बी आंसर हो रहा है, सी नहीं हो रहा है। फिर डी देख लीजिए, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैड स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। एक टेबल आप कंसीडर कीजिए, आपके रूम में टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कंटेनर है, बीकर है और उसमें वाटर रखा हुआ है। नहीं, अब वहां से देखिए कि अगर वह टेबल के किनारे से स्लिप्ड ऑफ हो गया तो टेबल के हाइट के रेस्पेक्ट में कंटेनर का जो साइज होता है, बीकर का जो साइज होता है वह नेग्लिजिबल नहीं होता है। इसलिए वह भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें तो एक टेबल का हाइट 3 फीट के करीब रखा जाता है, कहीं 2.5 फीट भी हो सकता है, 2.5 फीट टू 3 फीट। तो 2.5 फीट टू 3 फीट टेबल का साइज है और हाइट है, साइज का सेंस यहाँ हाइट से हम लोग सोच रहे हैं। और उसके ऊपर कोई कंटेनर रखा हुआ है तो कंटेनर जब स्लिप्ड ऑफ होगा तो एक कंटेनर या बीकर का आप हाइट कंसीडर करें, अगर 1 फीट भी या 0.5 फीट भी तो निश्चित रूप से 2.5 फीट के कंपैरिजन में 0.5 फीट नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है। इसलिए डी नंबर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब क्रॉस कर लेना है, राइट। चलिए, तो ये डी को भी हमने क्रॉस किया, सी को भी हमने क्रॉस किया। आंसर कौन सा हो गया? ए। आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आसान है बट बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट के द्वारा डाउट पूछा जाता है। आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें। ग्राफ गिवन है, ये लैंग्वेज में लिखा है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ओ स्कूल को लिखा है, पी ए का घर है और क्यू बी का घर है। होम ऑफ पी होम पी ए के लिए है, होम क्यू बी के लिए है। आप ठीक से देख लीजिए, ए और बी में ए पहले लिखा है, बी बाद में, पी पहले लिखा है, क्यू बाद में। तो ए का होम पी हो गया और बी का होम क्यू हो गया, वही वहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है। एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। चूज द करेक्ट एंट्री इन द ब्रैकेट्स बिलो। नीचे ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन आंसर सही है कौन आंसर गलत है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे, इतने दूर हम मिटा रहे हैं। अब आप एनालाइज कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कौन सा आंसर गलत होगा। इसको आंसर को लिखने से पहले हम डायग्राम को एक बार केयरफुली देखें। ये ए जहां से स्टार्ट किया है वो ऑरिजिन है,
ऑरिजिन पर टाइम का वैल्यू 0 होगा, मतलब ए स्टार्ट किया है t इक्वल टू 0 पर और बी स्टार्ट किया है ऑरिजिन से राइट, मतलब टाइम ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये कर सकते हो कि ए का स्टार्टिंग टाइम 0 है लेकिन बी का स्टार्टिंग टाइम 0 नहीं है। ये जब स्टार्ट किया है उसके बाद ये स्टार्ट किया है। अब ये यहाँ से यहाँ तक चला है, ये लाइनिंग देखेंगे तो इसका जो एंड पॉइंट है ये P के सामने पड़ रहा है और इसका भी जो एंड पॉइंट है ये Q के सामने पड़ रहा है। तो ये पोजीशन दिखला रहा है होम ऑफ B का, ये पोजीशन जो दिखला रहा है होम ऑफ B का Q पोजीशन, और P पोजीशन दिखला रहा है होम ऑफ A का। देख लो तो ये A का लाइन यहाँ आया है। और आप एनसीईआरटी का बुक में जो डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम को देखें, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बुक, कुछ बुक में ऐसा बनाया है कि यहाँ से लाइन आप ऐसे मिलाएंगे तो इसका एंड और इसका एंड का लाइन ये है, लेकिन कुछ बुक में डायग्राम ऐसा बना दिया है कि ये लाइन आपको लगेगा कोई आगे और कोई पीछे, लेकिन आगे पीछे नहीं है। जो एनसीईआरटी का डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग इसका एंड और इसका एंड को जो मिलाने वाला वर्टिकल लाइन है, एक्स के पैरेलल लाइन है, वह इस तरीके से सेम पॉइंट पर जाकर मिलता है। अब ए नंबर में क्या लिखा है, ए और बी में स्कूल के क्लोजर में कौन लिंक करता है? स्कूल से ज़्यादा क्लोज ए का होम है या बी का होम है? तो आप देखिए ए का पोजीशन ओपी है और बी का पोजीशन ओक्यू है, तो ये क्लियर है ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी है। ओ क्यू किसके होम का पोजीशन है? ओ क्यू बी का है। इसका मतलब बी का होम ज्यादा डिस्टेंस पर स्कूल से है और ए ये हो गया किसके लिए? ओ क्यू हो गया, ओ क्यू बी के लिए हो गया और ये हो गया ए के लिए। मतलब बी का होम ज्यादा डिस्टेंस पर है और ए का होम कम डिस्टेंस पर है। तो ए में देखिए तो आंसर करेक्शन क्या होगा? ए का आंसर क्या करेंगे? हमने कहा ए स्कूल से नजदीक में है, क्लोजर में है, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो हम आंसर जब करेंगे तो बी को क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर ए को क्रॉस कर देंगे, तो आंसर क्या बचा? ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ए लिव्स तो फाइनल आंसर ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ये हो गया इसका आंसर। इसमें प्रत्येक में ए और बी कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। जैसे ए और बी में हमने सेलेक्ट किया ए, बी क्रॉस हो गया, फिर उसी ढंग से सेलेक्ट किया बी, ए क्रॉस हो गया, तो आंसर क्या बन गया? ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। उसी तरीके से अब बी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब बी पार्ट में देखिए तो क्या है, ए और बी में कौन स्टार्ट स्कूल से पहले करेगा? स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। मैंने पहले ही आपको समझाया, ए स्टार्ट करता है टी इक्वल टू 0 पर और बी स्टार्ट करता है टी इक्वल टू ओसी टाइम पर। अब ओसी का वैल्यू क्या है प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं, मतलब बी बाद में स्टार्ट करता है ए पहले। तो यहाँ पर ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, तो यहाँ पर भी बी को हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो बी को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन, किसको क्रॉस करने के लिए हमने कहा था? बी को। तो यहाँ पर आपने बी को क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या होगा? ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, तो यहाँ पर ए को क्रॉस कीजिए। ए पहले स्टार्ट करता है, बी के कम करेंगे। चलिए
तो ए और बी दोनों क्लियर हो गया। अब सी की बात करते हैं। सी में लिखा है ए और बी दोनों में कौन फास्ट वॉकिंग करता है? वॉक्स फास्टर देन बी। ए वॉक्स फास्टर देन बी। तो कौन फास्ट वॉक करता है, इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे? स्पीड से। स्पीड के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्लोप। स्पीड के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्लोप। तो स्पीड के लिए जब स्लोप देखेंगे तो आप क्लियरली देखिए, यहाँ पर बी का स्लोप एंगल ज्यादा है और ए का स्लोप एंगल कम है। ये थीटा ए है और ये थीटा बी है। तो थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बी का स्पीड ज्यादा होगा ए के स्पीड से। मतलब बी का मूवमेंट फास्ट हो रहा है ए से। अब सी का देखिए तो क्या आंसर होगा? बी वॉक्स फास्टर देन ए। यहाँ पर बी वॉक्स फास्टर देन ए, तो क्रॉस किसको करना है? ए को। तो ए को जब क्रॉस करेंगे, बी वॉक्स फास्टर देन बी, तो ए को मैंने क्रॉस कर दिया, तो क्या रह गया यहाँ पर? बी। अब इसके बाद फास्टर देन ए, तो यहाँ बी को क्या करेंगे? हटा देंगे। अब देखिए तो आंसर क्या बन गया? बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है। अब डी नंबर में देखिए, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। तो ए जब घर पहुंच रहा है तो ये टाइम लग रहा है, ये टाइम का पोजीशन है, और बी जब घर पहुंच रहा है तो बी घर पहुंच रहा है तो ये टाइम है, और यहाँ से लाइन हमने मिलाया तो जो भी ये टाइम है इसको अगर हम टी नॉट ले लें तो ये ए के लिए भी है और ये बी के लिए भी है। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी रीच होम एट द सेम, डिफरेंट नहीं होगा, सेम। डी का आंसर। ई नंबर क्या लिखा है? ए और बी दोनों में से कौन कोई ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। ओवरटेकिंग वन टाइम हो रहा है या टू टाइम, ये डिसाइड करना है। ए बी को ओवरटेक करेगा या बी ए को ओवरटेक करेगा। अब सोचिए, ओवरटेक कौन करेगा? जो बाद में चला है। जैसे देखिए बी बाद में चला है तो ज्यादा स्पीड होने की वजह से उसी टाइम में घर पहुंचा है। ए पहले चला था लेकिन घर तो उसी टाइम में पहुंचा है। इसका मतलब जो बाद में चलकर उसी टाइम में पहुंचा है तो निश्चित रूप से जो पहले चला था वो आगे रहा होगा, लेकिन बी का स्पीड ज्यादा होने की वजह से रास्ते में बी ओवरटेक ए को किया होगा। ऐसे भी ओवरटेक आप किसको करते हैं? जिसका स्पीड कम होता है। दो में से एक, जिसका स्पीड ज्यादा होता है ओवरटेक करता है, जिसका स्पीड कम होता है ओवरटेक होता है। तो यहाँ पर बी ओवरटेक करेगा ए को, तो बी ओवरटेक करेगा ए को, तो ए को हमने क्या किया? हटा दिया। तो बी ओवरटेक्स ए, तो यहाँ बी हटा दिया। ये आंसर होगा। ऑन द रोड कितने बार? एक बार या दो बार? आप ये डिसाइड कीजिए। दो, जब ओवरटेक करेगा पोजीशन सेम होगा, तो सेम पोजीशन ये आपका है रोड पर। तो ये सेम पोजीशन एक ही बार मिल रहा है जहां इंटरसेक्शन है, इसके बाद दोबारा इंटरसेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर देखेंगे सेम टाइम पर पोजीशन सेम है लेकिन अपने अपने घर पहुंच चुका है। तो घर में तो ओवरटेकिंग का बात होगा नहीं, ओवरटेकिंग का बात रोड पर होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर करेंगे एक ही बार होगा। इसको ओके करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का। आप लोग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। woman starts from home at 9 AM, walks with a speed of 5 km/h। ये 9 AM स्टार्टिंग टाइम है, घर से चलने का टाइम है, स्पीड ये दिया हुआ है। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, उसका ऑफिस 2.5 किलोमीटर दूर है। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 PM तक ऑफिस में ठहरती है, रुकती है, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ a स्पीड ऑफ 25 km/h, और रिटर्निंग स्पीड ऑटो से ये दिया हुआ है। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट XT ग्राफ ऑफ हर मोशन।
उसके मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्क्राइब करना है। लैंग्वेज आप लोग पढ़ चुके हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करने से पहले दो बात आप माइंड कीजिए। जब ये स्टार्ट किया है तो t = 0, 9 AM जो है इसका स्टार्टिंग टाइम है, ये t = 0 है। और ये जब घर पहुंच रही है तो ये 5 PM में ऑफिस से चली है, तो घर पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा? तो ये घर पहुंचने में इसको टाइम लगेगा, स्पीड 25 किलोमीटर पर आ रहा है और 2.5 किलोमीटर रहा है। तो इस स्पीड से टाइम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? 2.5 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 25 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 1/10 आवर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6 मिनट। मतलब 6 मिनट उसको रिटर्न होने में लगता है। तो 9 AM स्टार्टिंग टाइम है और इसका घर पहुंचने का टाइम जो है, होम रिटर्न होने का जो टाइम है, घर जिस समय ये पहुंच चुकी होती है, वह 5.06 PM हो गया। अब देखिए 9 AM में ये घर से निकली है तो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टाइम कितना लगेगा? 2.5/5 0.5 आवर मतलब 30 मिनट। ये 30 मिनट इसको ऑफिस पहुंचने में लगा है। तो अब देखिए ये 9 AM से 9:30 AM तक चली है, 9 AM से 9:30 AM तक चली है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ जो हमने बनाया है, ये O से A तक इसका स्पीड सेम है और जब चल रही है तो पोजीशन इसका बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते 2.5 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये 9 AM टी नोट जहां पर लिखे हूं क्या है? 9 AM को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आधे घंटे में कहां पर पहुंच गई है? ऑफिस। ये पोजीशन इसका ऑफिस का है, ये भी पोजीशन इसका ऑफिस का ही है, क्योंकि इसके बाद ये ऑफिस से बाहर कहीं नहीं चली है, ये ऑफिस में ही स्टे की है। तो ये टोटल इसका ऑफिस का पोजीशन है। तो ये 9:30 AM से 5 PM तक ऑफिस में स्टे की है। 5 PM के बाद ये 5.06 PM है जब ये घर पहुंच चुकी है, इसका होम पहुंचने का टाइम है। और इस समय पोजीशन डिक्रीज होते होते जो ओरिजिनल पोजीशन था वहां पर आ गया है। तो ये 6 मिनट में ऑफिस से घर आई है। तो ऑफिस से घर आने का पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन डिक्रीज कर रहा है और जब ये घर से ऑफिस के लिए चली थी तो पोजीशन इसका इंक्रीज कर रहा था। तो अब देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। ये 9 AM से 9:30 AM तक पोजीशन इंक्रीजिंग है और 9:30 AM से 5 PM तक पोजीशन अनचेंज्ड है और 5 PM से 5.06 PM तक पोजीशन डिक्रीजिंग है। ये हमारा आंसर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है, जबकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट लिए हुए नहीं है, ये आपका डेली लाइफ प्रैक्टिस है, आप जनरल थिंकिंग से इसको डील कर सकते हैं। लिखा है अ ड्रंकार्ड वॉकिंग ऑन अ नैरो लेन। ड्रंकार्ड आप लोग समझ रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long. प्रत्येक स्टेप कितना मीटर है? 1 मीटर लॉन्ग है and requires 1 second और 1 सेकेंड रिक्वायर करता है। तो 1
मीटर के लिए अगर 1 सेकेंड है तो 5 मीटर के लिए 5 सेकेंड और 3 मीटर के लिए 3 सेकेंड। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर 5 मीटर आगे जाकर कोई 3 मीटर अगर बैक आ गया हो तो आगे की ओर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर। और ये 2 मीटर में टाइम कितना लग रहा है, आगे जाने में 5 सेकेंड, पीछे आने में 3 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो अब आप ऐसे सोचिए कि जहां स्टार्ट किया था वो 0 है और जहां पर पहुंचना है वह x = 13 मीटर पर है। आगे लैंग्वेज में पढ़िए, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट, 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। पिट जो है स्टार्ट से 13 मीटर पर है, तो 13 मीटर आगे जाकर फॉल करने में कितना टाइम इसको लगेगा। आप ऐसे सोचिए, पिट मतलब समझ रहे होंगे, गड्ढा होता है। अब यहां से आगे जब बढ़ेगा तो फर्स्ट 2 मीटर आगे जाने में 8 सेकेंड लगा। आप इसी तरीके से सोचिए, फिर 2 मीटर जाएगा 8 सेकेंड, फिर 2 मीटर जाएगा 8 सेकेंड, फिर 2 मीटर जाएगा 8 सेकेंड। इतने चलते चलते कितना मीटर चल चुका है, 8 मीटर। ये टोटल कितना चल चुका है, 8 मीटर। लेकिन टाइम इसमें कितना लग रहा है, 1 2 3 4 × 8 32 सेकेंड। 32 सेकेंड के टाइम में ये 8 मीटर आगे बढ़ा है। लेकिन अब आगे जैसे ही 5 मीटर जाना चाहेगा, ध्यान दीजिए यहीं पर आपको कंसंट्रेट करना है। यहाँ के बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड ही होगा, बैकवर्ड नहीं होगा, बैक नहीं आएगा। क्योंकि बैक तभी तक आ रहा है, आगे पीछे तभी तक हो रहा है जब तक ये पीठ में नहीं गिरा है, गड्ढा में नहीं गिरा। जैसे ही पीठ में गिर जाएगा ये बैक नहीं आएगा। तो ये आगे नेक्स्ट 8 मीटर से आगे 5 मीटर आप सोचेंगे तो ये पीठ मिल रहा है, गड्ढा मिल रहा है। तो अगला बार जैसे ही वो 5 कदम आगे बढ़ेगा गड्ढे में चला गया। तो अगले 5 कदम में जब गड्ढे में चला गया तो वापस आया ही नहीं। तो अगले 5 कदम आगे चलने के लिए, 5 स्टेप्स आगे चलने के लिए कितना टाइम इसको चाहिए, 5 सेकेंड का टाइम चाहिए। 5 मीटर और 5 सेकेंड। ये यहां से यहां तक चला था तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आगे और पीछे हो रहा था, तो टोटल 8 मीटर चला है। और यहाँ एक ही बार में फॉरवर्ड स्टेप में 5 मीटर चला गया, तो टोटल 32 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, टोटल कितना आ गया, 37 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ जेट एरोप्लेन traveling at a speed of 500 km per hour ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane। आप समझ रहे होंगे कि जेट प्लेन जब आगे जाता है तो उसका जो कंबसन मटेरियल होता है वो पीछे की ओर निकलता है। तो पीछे जिस स्पीड से आ रहा है रिलेटिव टू द प्लेन वह 1500 km पर आती है। What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? Latter टर्म किसके लिए यूज किया है, प्रोडक्ट ऑफ कंबसन के लिए। प्रोडक्ट ऑफ कंबसन के लिए हम इंडिकेशन सी लेटर अगर ले लें और जेट एरोप्लेन के लिए अगर इंडिकेशन हम लोग जे ले लें तो गिवन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पूरे लैंग्वेज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन VJ जेट एरोप्लेन का स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हमने राइट ले लिया तो कंबसन मटेरियल रिलेटिव टू जेट 1500 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड में। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबसन मटेरियल। बहुत सीधा सा सवाल है। ये रिलेटिव में 3 वेक्टर होता है, इस 3 वेक्टर में 2 वेक्टर गिवन है, तीसरा वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू j इक्वल टू vc माइनस vj। तो vc इक्वल टू vj प्लस vc रिलेटिव टू j। तो vc और vcj एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा और इसका आंसर -1000 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हो गया vc का वैल्यू। Vc का वैल्यू 1000 किलोमीटर पर आवर हो गया, यही हमारा आंसर है।
न्यूमेरिकल नंबर 6 लैंग्वेज पढ़िए। अ कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 35 मीटर पर सेकेंड। ये कार का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। ब्राउट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? कार का रिटार्डेशन कितना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है। स्पीड डिक्रीज कर रहा है इसलिए रिटार्डेशन होगा। एंड हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? कार को स्टॉप होने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अब देखिए पहला पार्ट में v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है। a कैलकुलेट करना है तो a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v u का वैल्यू पुट करें, s का वैल्यू पुट करें, बाकी कैलकुलेट करके देख लें क्या है। सेकेंड में बोला है टाइम, तो टाइम के लिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। जब यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पुटअप कर देंगे तो टाइम का वैल्यू निकल आएगा। आप इसका भी फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं टाइम के लिए, और नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन और है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी होता है। s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से अब आप लोग कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आप लोग के द्वारा जो आंसर सजेस्ट किया है देखिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर है आ रहा है -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से 80/7 सेकेंड। डेटा आप लोगों ने पुट करके जो आंसर सजेस्ट किया है वो हमने आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप अच्छे से पढ़ें इसको। 2 ट्रेन्स A एंड B ऑफ लेंथ 400 मीटर, दोनों ट्रेन का लेंथ 400 मीटर है। ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स, दोनों पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रहा है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, विथ A अहेड ऑफ B। यहाँ देखिए तो डायग्राम में A B से आगे है, कितना आगे ये नहीं बताया गया है। जितना लेंथ B का है ट्रेन का उतना ही लेंथ A ट्रेन का है। दोनों ट्रेन का लेंथ 400 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है। द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। B का ड्राइवर A को ओवरटेक करने का डिसीजन लेता है। तो ओवरटेक कैसे करेगा, ये अपना स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ाएगा तो एक्सेलरेट होगा। उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, इसका सेंस क्या है कि 50 सेकंड के बाद B का गार्ड जो है A के ड्राइवर को ब्रशेज पास्ट दिया, इशारा किया। देखिए जब ओवरटेक करता है तो ओवरटेक का सिचुएशन क्या होगा कि जो जिस ट्रेन को ओवरटेक किया जा रहा है उसका ड्राइवर के पास जब दूसरे ट्रेन का गार्ड पहुंच जाएगा तभी ना कहेंगे कि ओवरटेक किया। ओवरटेक के पोजीशन में इन जनरल सिचुएशन ये होता है कि यहाँ से आप देखिए ये एक ट्रेन हो गया A और ये दूसरा ट्रेन हो गया B। तो जब ओवरटेक करेगा तो B का पोजीशन ऐसे हो जाना चाहिए A के रिलेटिव में। B का पोजीशन A के रिलेटिव में क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ये A का ड्राइवर पार्ट हो गया और ये B का गार्ड पार्ट हो गया। गार्ड पीछे वाला पोर्शन में होता है। अब जस्ट उन्हीं बातों को देखते हुए इसमें जैसा लिखा है कि ये सिचुएशन कितने सेकंड में हुआ है, 50 सेकंड में। तो ये 50 सेकंड में A कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था ये कैलकुलेट कर लेंगे, SA और फिर ये SB हो जाएगा। तो SB माइनस SA इक्वल टू हाफ AB t स्क्वायर। तो हाफ इंटू 1 इंटू 50 स्क्वायर इक्वल टू 1250 मीटर।
50 सेकेंड में ए का डिस्टेंस ट्रेवर्ड यूए इंटू टी, और 50 सेकेंड में बी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूबी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। तो मान लो कि ए पहले बी से इतना से आगे था, ये वैल्यू कितना है पता नहीं है, मान लो कुछ हो गया एक्स। तो ए जब यहां पर आया है ओवरटेक के वक्त, तो बी भी यहां पर पहुंचा है, राइट। अब यहां पर ए जब पहुंचा और बी जब पहुंचा तो ओवरटेक पोजीशन ये हो गया। तो ओवरटेक पोजीशन जब ये हो गया तो अब यहां से खुद आप देखिए कि दोनों, इसका डिस्प्लेसमेंट एस है और इसका डिस्प्लेसमेंट एस भी है। इस डिस्प्लेसमेंट में से इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का सेपरेशन निकल जाएगा। इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच जो एक्स होगा वो एस बी माइनस एस ए होगा। तो एस बी माइनस एस ए जब करेंगे तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो एस बी में से एस ए को माइनस करेंगे तो ये यू और यू कैंसल आउट हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1250 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन ए 2-lane road car is traveling with a speed of 36 km per hour. 36 km per hour means 10 meter per second, 18 km per hour 5 meter per second, 36 km per hour 10 meter per second, और ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कार A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. एक कार लेट अस कंसीडर की राइट साइड जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, और इसका स्पीड हमने यूए ले रखा है, और इस कार को C और B अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तो ये सेम डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी ग्रेटर होगा सेम डायरेक्शन से, तो निश्चित रूप से ये पहले मीट करेगा और ये बाद में मीट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम में आगे क्या लिखा है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट when the distance AB is equal to AC, जब AB और AC दोनों ही एक दूसरे से इक्वल हो जाए, both being 1 किलोमीटर, इक्वल हो और कितना हो 1 किलोमीटर, B decides to overtake A, B A को ओवरटेक करने का डिसीजन लेता है। B ओवरटेक किसको करता है, A को, बिफोर C। देखिए मैंने क्या कहा था, C पहले ओवरटेक करेगा और B बाद में, लेकिन B ने डिसाइड किया कि नहीं, C से पहले हम ओवरटेक करें। हाउ इट विल बी पॉसिबल? इसके लिए वी हैव टू बी एक्सेलरेटेड, B को एक्सेलरेट करना होगा, और B जब एक्सेलरेट होगा तो जितने टाइम में ये आएगा उससे कम टाइम में ये पहुंच जाए, या तो फिर उतने ही टाइम में ये पहुंच जाए, तो भी हम समझेंगे कि इससे पहले ये ओवरटेक किया। तो सबसे पहले ये बात आप कैलकुलेट कीजिए कि C A को अप्रोच जब कर रहा है तो कितने टाइम में मीट करेगा। तो टाइम टेकन फॉर C से A का मीटिंग का टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड UC प्लस UA कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 1000 मीटर, और UC और UA, UC 15 मीटर पर सेकेंड और UA 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वहां पर मैंने पहले ही दिखला दिया है, ये 15 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां से देखिए कि ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 15 है, तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड में यहाँ पहुंच रहा है। इसका मतलब B A को ओवरटेक लेस और इक्वल टू 40 सेकेंड में करना चाहिए। तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B टू C मस्ट बी लेस और इक्वल टू
40 सेकेंड। अब ये टाइम हम लोग कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? तो ये टाइम का कैलकुलेशन इसके लिए आप जब करेंगे, ये इसको जब अप्रोच कर रहा है, ये इसको जब ओवरटेक कर रहा है, तब क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टी बी सी प्लस हाफ ए बी। एक्सेलरेशन तो बी में होगा, रिलेटिव टू ए इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 1000। ये रिलेटिव स्पीड कितना है बी और ए का? बी और ए सेम डायरेक्शन में है, तो 15 माइनस 10 5 हो जाएगा, और इंटू 40 प्लस हाफ ए इंटू 40 का स्क्वायर। आप लोग देखिए तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है वैल्यू? चलो सारे लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ए का वैल्यू कितना आ रहा है सभी का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आंसर हम लोग कर रहे हैं।